लर्न्ड टीचर एकेडमी के जेईई मैराथन 2 वर्ष की रणनीति इस 5 पार्ट की सीरीज के पार्ट 3 कक्षा 11 और 12 का एकीकरण द इंटीग्रेशन एंड ट्रांजिशन में आपका स्वागत है। आपने कक्षा 11 के कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल कर ली है। अब दांव ऊंचे हैं। कक्षा 12 तेजी, एकीकरण और प्रदर्शन के बारे में है। हमें कॉन्सेप्ट मास्टरी से टाइम्ड एक्यूरेसी मतलब समयबद्ध सटीकता की ओर गियर बदलना होगा ताकि हम जेईई मेन के लिए तैयार हो सकें। आइए जानते हैं कि अपने 2 सालों की तैयारी को कैसे जोड़ा जाए। देखिए, यही है इस पूरी बात का निचोड़। क्लास 11 जो थी ना, वो एक मजबूत नींव बनाने के बारे में थी, लेकिन क्लास 12 वो उस नींव पर एक रेस ट्रैक बनाने जैसा है। अब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई चीज कैसे काम करती है, बल्कि उसे तेजी से और बिल्कुल सही तरीके से करना जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है इंटीग्रेशन की। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो क्लास 12 को एक बिल्कुल अलग, एक नया सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, जबकि सच तो ये है कि क्लास 12 के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लास 11 का ही एक एक्सटेंशन है, और अगर इन कड़ियों को, इन लिंक्स को नजरअंदाज किया गया तो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस चुनौती से निपटने का सबसे असरदार तरीका है द रिव्यू ब्लॉक स्ट्रैटेजी। इसका फंडा बहुत सिंपल है। क्लास 12 का कोई भी नया और बड़ा चैप्टर शुरू करने से ठीक पहले उससे जुड़े क्लास 11 के टॉपिक को रिवाइज करने के लिए 2 दिन अलग से निकाल लीजिए। ये एक पुल बनाने जैसा है, ताकि जो नई जानकारी है वो पुरानी जानकारी से आसानी से जुड़ सके। चलिए कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने से पहले क्लास 11th के ग्रेविटेशन और वेक्टर्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स में बहुत समानताएं हैं। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मोल कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। और मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस को तो आप छू भी नहीं सकते अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेस क्लियर नहीं है। ये स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट में काम करती है। तो की पॉइंट क्या है? हमें सिर्फ पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, हमें करना है इंटीग्रेशन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप क्लास 12 का कोई चैप्टर पढ़ रहे हों तो अपने क्लास 11 के नोट्स को साथ में खुला रखें। एक्टिवली कनेक्शंस बनाइए। देखिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां से आया है और कैसे एक कॉन्सेप्ट दूसरे पर बना है। यही पैसिव स्टडी और एक्टिव इंटीग्रेशन के बीच का असली फर्क है। ठीक है, तो एक बार जब आपने टॉपिक्स को सही से जोड़ना सीख लिया, तब अगला और सबसे जरूरी कदम आता है गियर बदलना। अब हमारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से हटकर स्पीड और एक्यूरेसी पर शिफ्ट होना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा टूल है पिछले वर्षों के प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिन्हें हम PYQs भी कहते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है। इसे हम एक 3 स्टेप हायरार्की में बांट सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, अपने कोचिंग मॉड्यूल्स और NCERT के सवाल हल करें। ये बस आपके कॉन्सेप्ट की चेकिंग के लिए है। फिर आइए स्टेप 2 पर पिछले 5 सालों के जेईई मेन PYQs को टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व करना शुरू करें, मतलब घड़ी लगाकर 1 घंटे में 30 सवाल। और आखिर में स्टेप 3, जब आपका करीब 70% सिलेबस पूरा हो जाए, तब जेईई एडवांस के PYQs पर हाथ डालें। लेकिन यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं द एक्यूरेसी ट्रैप। वो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अपनी सटीकता यानी एक्यूरेसी को दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा सवाल करना बेहतर है, भले ही उनमें से आधे गलत क्यों ना हो। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक धीमा लेकिन सही जवाब आपको पॉजिटिव मार्क्स दिलाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ एक तेज लेकिन गलत जवाब वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपकी रैंक को सीधा नीचे गिरा देता है। याद रखिए, स्पीड तो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे अपने आप आ जाती है, लेकिन शुरू से ही एक्यूरेसी को इग्नोर करना एक बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। तो सवाल है, एक्यूरेसी सुधारें कैसे? इसका एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है एक मिस्टेक नोटबुक बनाना। इसमें सिर्फ अपनी सिली मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट की गलतियां या कैलकुलेशन एरर्स को लिखिए। हर वीकेंड पर इसे रिवाइज करें और हर गलती के लिए एक एक्शन आइटम बनाइए, जैसे मैं हमेशा यूनिट्स को डबल चेक करूंगा या मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ूंगा। यह सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। क्लास 12 में एक और बहुत बड़ा टेंशन होता है बोर्ड एग्जाम्स और जेईई की तैयारी, दोनों को बैलेंस कैसे करें। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें 2 अलग-अलग लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आपकी जेईई की तैयारी असल में आपके बोर्ड की तैयारी का 90% हिस्सा है। जी हाँ, 90%।
दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है। फर्क सिर्फ सवालों के पैटर्न और जवाब देने के तरीके में है। बोर्ड के लिए आपको सिर्फ 2 एक्स्ट्रा चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, यानी डेरिवेशंस और लंबे लंबे जवाब लिखने की प्रैक्टिस करें। जेईई में तो सिर्फ फाइनल आंसर मैटर करता है, लेकिन बोर्ड्स में पूरा प्रोसेस देखा जाता है। दूसरा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए एग्जाम के नज़दीक थोड़ा सा टाइम निकाल लें। बस इतना ही। अपनी प्रायोरिटी जेईई की तैयारी को ही रखें। चलिए अब आते हैं अपनी तैयारी के एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव पर, पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये आपकी तैयारी का एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इसका असली मकसद समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपका पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक परीक्षा नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये टेस्ट नहीं, एक डायग्नोस्टिक टूल है। इसका लक्ष्य बहुत ज़्यादा स्कोर करना नहीं है, इसका लक्ष्य है डेटा इकट्ठा करना, ये पहचानना कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप टाइम मैनेजमेंट में कहाँ चूक रहे हैं। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि ये पहला मॉक टेस्ट देना कब है? क्या तैयारी शुरू करते ही दे देना चाहिए या बिल्कुल आखिर तक इंतजार करना चाहिए? ओके, तो इसका जो परफेक्ट टाइम है वो है सितंबर या अक्टूबर के आसपास, जब आप क्लास 11 का पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुके हों और क्लास 12 का भी लगभग 50% सिलेबस खत्म हो चुका हो। तब अपनी पहली 3 घंटे की पूरी मॉक परीक्षा दें। ये आपको एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा डेटा देगा। और ये स्लाइड एक गोल्डन रूल दिखाती है, द 4 आवर एनालिसिस रूल। मतलब अगर टेस्ट देने में 3 घंटे लगे हैं तो उसके एनालिसिस में कम से कम 4 घंटे लगने चाहिए। जी हाँ, एनालिसिस टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 4 घंटों में करना क्या है? आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। मैंने कौन से सवाल छोड़े और क्यों? क्या टाइम कम पड़ गया या सवाल ही मुश्किल था? कौन से सवाल गलत हुए और क्यों? क्या ये एक सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट में ही कोई कमी थी? अपनी मिस्टेक नोटबुक की तरह हर गलती के लिए एक एक्शन आइटम बनाइए। यही असली सीखने की प्रक्रिया है। इन रणनीतियों के साथ, मतलब इंटीग्रेशन, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, बोर्ड्स का बैलेंस और डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट्स, अब आप बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन अंतिम बाधा जेईई मेन को क्रैक करने और जेईई एडवांस्ड में टॉप रैंक लाने के बीच का अंतर है। हमारे अगले वीडियो भाग 4 में हम उन्नत पॉलिशिंग चरण यानी दी एडवांस्ड पॉलिशिंग फेज को तोड़कर समझेंगे। मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, एडवांस टेस्ट एनालिसिस कैसे करें और सबसे जरूरी, फाइनल रिवीजन की क्या टेक्निक्स होती हैं।